हेलो एवरीवन। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लिया था और आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे प्रोसीड करेंगे और तीन कंसेप्ट पे आज हम लोग बात करेंगे। पहले दो कंसेप्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, मैं अभी इसको समझाऊंगा, पर इस वीडियो को आगे देखने से पहले एक क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ है। क्वेश्चन आप सब लोग सुने। उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पेन और पेपर लिया हुआ है, उनके पास पेन और पेपर है। तो जो क्वेश्चन अभी मैं बोलूंगा आपको वो क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है, राइट नाउ अभी सॉल्व करना है। क्वेश्चन सुनने के बाद आप वीडियो को पॉज कर दें, क्वेश्चन सॉल्व करें और जो आंसर आए वो मुझे कमेंट में करके बताएं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि अगर एक बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक बॉडी है और वो 10⁸ इलेक्ट्रॉन, कितना 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दे रहा है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। एक बॉडी है जो कि 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दे रहा है, तो आपको बताना है, ठीक है, कि 2 कूलम नेट चार्ज देने में उस बॉडी को कितना समय लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन ले। एक बॉडी है जो कि 10⁸, ठीक है, 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दे रहा है। तो बताइए कि 2 कूलम चार्ज देने में उसको कितना समय लगेगा। ये आप सब लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट्स को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लियर है। तो उसी चीज को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं और पहला कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज कंटिन्यूअस हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी बात करते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, क्लियर है। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट होती है लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्लियर है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या होता है? लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसके लिए सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस होता था। और जो तीसरा था वो था आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज दी रो, ठीक है ना। तो रो क्या था? आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए एट पॉइंट, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहला देखिएगा, कंसेप्ट भी है, फॉर्मूला भी है, तो इसको अच्छे से नोट करेंगे। देखिएगा लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट लोकेशन R0 ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट लोकेशन क्या है? तो एट लोकेशन R0, क्लियर है, R0 ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर है। R0 लोकेशन पे आपको बताना है, क्लियर है। सो R0 लोकेशन पे बताना है मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, क्लियर है। सबसे पहली चीज आप सब लोग जानते हैं कि हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे? हम एक टेस्ट चार्ज लाते थे, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स निकालते थे भाई। तो मान लो कि Q0 वो टेस्ट चार्ज रहा, ठीक है ना। तो उस पे जो फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, dq Q0, क्लियर है, अपॉन R², क्लियर है। ये फोर्स मिलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E बराबर F अपॉन Q0 कर देते थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सीधा आपको क्या मिलता था? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? सो इंटीग्रेट करने का कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ है। तो उस केस में देखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर का ओवर द इंटायर लेंथ। क्लियर है? हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इन केस ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? जहां पे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो हम लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन आर नॉट स्क्वायर। आर नॉट जो है वो उस बॉडी से वो दूरी है जहां पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, या वो दूरी है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है? और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे ओवर द इंटायर लेंथ L। क्लियर है? समझ रहे हो? इसी चीज को वेक्टर में अगर हम लिखें, क्लियर है, तो वेक्टर में होगा E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन मॉड आर नॉट माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R0 माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है? समझ रहे हो? ये वेक्टर में फॉर्मूला है। क्लियर है? कैसे ये फॉर्मूला आया अगर आप जानना चाहें तो एक बार वापस देख भी लो। क्लियर है? E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर द इंटायर लेंथ लैम्डा dl अपॉन, क्लियर है, अपॉन मॉड R वेक्टर का स्क्वायर इंटू R पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? ये क्या है? यूनिट वेक्टर। आ रही बात समझ में? तो यूनिट वेक्टर क्या होता था मेरे भाई? तो दिस इज दी वेक्टर भागा मैग्नीट्यूड। तो इसको यहां पे डालोगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, इंटीग्रेशन लैम्डा dl R वेक्टर अपॉन मॉड, देखो यहां पे स्क्वायर है और ये आएगा तो R वेक्टर का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या था? दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट लोकेशन R0 ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। सिमिलरली ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट लोकेशन R0 ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसका मतलब होता है, अगर उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे? कंसीडर कीजिए कि एक बॉडी है जिसके पूरे सरफेस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वो ऐसी बॉडी होगी कैसी? जिसके पूरे सरफेस पे हो तो वो बॉडी हॉलो बॉडी होगी। ठीक है? जैसे अगर मैं कहूं कि ये पेन का ही आप कैप देख लो, ठीक है, इस पेन का कैप देख लो, तो अगर इस पेन के कैप को अगर हम किसी तरह से चार्ज दें तो वो चार्ज इसके पूरे के पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा वो कहलाएगा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? आ गई बात समझ में? ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो यहां पे E वेक्टर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds। क्लियर है? देखो सिग्मा जो था वो क्या था आपका बाबू? तो दिस इज Q अपॉन S। क्लियर है? तो सिग्मा बराबर क्या होगा? dq अपॉन ds भी होगा फॉर द वेरी स्मॉल एरिया, क्लियर है? तो उस केस में जो dq मिलेगा वो सिग्मा ds मिलेगा। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो हमने dq की जगह पे डायरेक्टली वैल्यू रख दिया सिग्मा ds और इसको इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां तक? ओवर द इंटायर सरफेस। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या मिला? फॉर्मूला मिला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन R0 का होल स्क्वायर कहां तक? S, मतलब पूरे इंटायर सरफेस तक। इसी फॉर्मूला को वेक्टर में देखा जाए तो वेक्टर में होगा E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन R0 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का होल क्यूब इंटू R0 माइनस R1 वेक्टर्स। क्लियर है? और ये इंटीग्रेशन
कहां से कहां तक होगा? तो ओवर द इंटायर सरफेस होगा। क्लियर हुआ? समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल। फिर इसमें भी अगर डाउट है तो भाई देख लो, जहां से जिस तरह से इसको लाए हैं उस तरह से इसको लाएंगे, खाली लैम्डा डीएल की जगह पे सिग्मा डीएस लग जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, अगर वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, क्लियर है, जिसमें जो रो होता है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, तो उस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो हम सीधा लिखेंगे, ठीक है, कि सर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डीवी अपॉन आर नॉट का स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन पूरे के पूरे वॉल्यूम में होगा। क्लियर है? आ गई बात समझ में? ठीक है, देखना चाहें तो देख लें। रो बराबर Q अपॉन V होगा, तो रो बराबर dQ अपॉन dV होगा। तो अगर हम छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट के कारण टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकाले मेरे भाई, तो वो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ध्यान दीजिएगा, dQ Q नॉट, जहां पे dQ वो छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है, क्लियर है, जिसके ऊपर चार्ज दिया गया है, जिसके ऊपर चार्ज हमने कंसीडर किया, और जब कंसीडर कर लिए तो वो क्या बिहेव करने लगा? इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, बताए हुए हैं पिछले वीडियो में। क्लियर है? और अपॉन में आर स्क्वायर। तो अब हमने बताया है ना कि E बराबर F अपॉन Q नॉट होता है। क्लियर है? तो F अपॉन Q नॉट कर लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dQ अपॉन आर स्क्वायर, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, होगा ना? तो ये dQ की वैल्यू यहां से निकालो, तो dQ बराबर हो जाएगा रो dV, इसको उठा करके यहां पे बैठा दो, तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रो dV अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? उसी तरह से अगर हमने वेक्टर में अगर हम इसी चीज को वेक्टर में लिखें तो ठीक है, तो वेक्टर में क्या होगा? सिमिलरली जैसे ये हुआ बिल्कुल इसी तरह से होगा। यहां पे लैम्डा डीएल, यहां पे सिग्मा डीएस, यहां पे रो डीवी। क्लियर है? तो हम लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई, क्लियर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डीवी अपॉन आर नॉट माइनस R1 का होल क्यूब, मॉड का होल क्यूब इंटू आर नॉट माइनस R1। क्लियर है? अब थोड़ा सा कंसेप्ट पे और समझिए। अब एक सवाल ये भी आएगा ना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमको समझ में क्या आ रहा है? तो इसको जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ना जिस लैंग्वेज में मैं बोलूंगा उसी लैंग्वेज में लिख भी लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे मौजूद यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, उसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या देता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको बताता है कि उस पॉइंट पे जहां पे टेस्ट चार्ज मौजूद है उस पे फोर्स कितना लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना होगा। समझिए मेरी बात। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ते क्यों हैं, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिव्स यू द आइडिया। ये आपको आइडिया देता है। आइडिया क्या देता है? तो आइडिया देता है कि एट एनी पॉइंट अगर एक टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पे मौजूद है तो उस टेस्ट चार्ज पे किसी सोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। क्लियर है? वो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स को लगाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड
इज सोर्स ऑफ एनर्जी। कैसे, मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कैसे होता है ये आगे समझेंगे, पर उसके पहले दूसरा कंसेप्ट भी देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी याद करो 11th में, अब तुम लोग फिर से कहोगे कि सर 11th की बात, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने के लिए बस यूज करते हैं। जब हम फोर्स पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो जब हम फोर्स पढ़ा रहे थे मैकेनिक्स में, तो हमने कहा था कि फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये तो वेक्टर कंपोनेंट हुआ ना भाई, वेक्टर हुआ। और वेक्टर के 2D में 2 कंपोनेंट, 3D में 3 कंपोनेंट, कौन कौन से? तो अगर 3D की बात करोगे तो सर 3D में 3 कंपोनेंट होते थे, कौन कौन से? fx, fy और fz। क्लियर है? fx, fy और fz। और जो फोर्स होता था F वेक्टर, ये क्या होता था? तो ये होता था fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप। याद होगा आपको। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ये होता था। और जब हम इस फोर्स को कैलकुलेट करते थे, ठीक है, तो हम कैलकुलेट करने का जो कंसेप्ट उस समय 11th में इस्तेमाल करते थे, ठीक है, सेम टू सेम उसी कंसेप्ट का यहां भी इस्तेमाल करेंगे, बस जहां F था वहां पे E जगह ले लेगा। क्लियर है? तो आइए फिगर को समझते हैं। कंसीडर करो कि एक एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्लियर है? ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ और ये जेड हुआ। तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। इस एक्स वाई जेड कंपोनेंट में किसी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है, इसके ऊपर एक टेस्ट चार्ज मौजूद है। याद कर लेंगे ये क्या है मेरे भाई? तो ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, अब नाम ही है टेस्ट, देख लो, बार बार टेस्ट देना है। ठीक है, तो जो बार बार टेस्ट होगा उसी को यातनाएं झेलनी होंगी। क्लियर है? तो ये टेस्ट चार्ज है और ये जो Q0 है प्लस Q0, ये सोर्स चार्ज है। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्या है ये? तो ये प्लस Q सोर्स चार्ज है और ये +1 टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज P पॉइंट पे मौजूद है। क्लियर है? आपसे पूछा गया कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P, X, Y और Z, X, Y, Z। अब ये X, Y, Z तीनों प्लस हो सकता है, तीनों माइनस हो सकता है, कोई 1 प्लस 2 माइनस हो सकते हैं, कोई 2 प्लस 1 माइनस हो सकता है। तो आपको याद होगा वेक्टर में जब मैंने इसी तरह से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बताया था, तो आपको हमने क्वाड्रेंट की सीम्स लिखवा दी थी कि किसमें प्लस किसमें माइनस होगा। ये ध्यान रखना की बात है। ठीक है, चलिए, तो इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, ठीक है, वो क्या होगा? ये इसको रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन तो मेरे भाई ऐसी ही होगी, ये E वेक्टर होगा डायरेक्शन। तो इसके 3 कंपोनेंट EX, EY और EZ, EX, EY और EZ, इसके 3 कंपोनेंट हम लोगों ने क्या कर लिए? हम लोगों ने डिवाइड कर लिए। क्लियर है? अब देखिए, ये जो R1 वेक्टर आप देख रहे हो, ये R1 वेक्टर क्या है? तो ये R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है। ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 0, 0, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ये पोजीशन वेक्टर है। तो देखिए कि OP जो है, ये OP क्या हुआ? तो ये OP जो हुआ, ये OP हो गया पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? सो OP इक्वल्स टू R वेक्टर विच इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। क्लियर है? आ गई बात समझ में? वेक्टर के रूल में हम लोगों ने इसको लिख दिया
ठीक है ना। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया, अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले तो R इक्वल्स टू मॉड R वेक्टर हुआ ना। सो R इक्वल्स टू मॉड R वेक्टर विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। और इसको मुझे लगता नहीं है कि बताने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे चीजों को हमने 11th में ही वेक्टर में पढ़ लिया है। कोई ये मत बोलना कि सर नहीं पढ़ा है, वेक्टर में ही पढ़ लिया है। और कितना बचोगे 11 से, कुछ ना कुछ तो आएगा, क्लियर है, और बहुत कुछ आएगा, क्लियर है। सो वेक्टर में इस कंसेप्ट को हमने पढ़ लिया है। सो अगर आपसे फोर्स पूछा जाए, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पी, तो सीधा सा भाई बात समझ लो क्या होगा। तो फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, ठीक है। ये वाला सोर्स चार्ज, ठीक है, और ये वाला टेस्ट चार्ज, क्लियर है, अपॉन R स्क्वायर इंटू, क्योंकि वेक्टर होता है तो वेक्टर होगा भाई, तो वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर लगाएंगे ना, इट विल गिव यू द डायरेक्शन एंड दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड, क्लियर है। सो F वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू R, क्लियर है। ये क्या है, तो ये R स्क्वायर, ये R स्क्वायर है, मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, क्लियर है। और आपने पढ़ा हुआ है कि सर E बराबर F अपॉन Q होता था, Q नॉट होता था, क्लियर है। तो कुछ लोग ये भी, उनको ना डाउट लग रहा होगा कि यहां पे सर लिखे फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यहां पे F की जगह पे E लिख दिए। अरे यार देखो तो यही F तो E बन जाएगा, ये कितना है, ये 1 है, Q नॉट 1 हुआ, 1 1 कैंसिल, तो यही तो ये बन गया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या दे रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो दे रहा था, मैग्नीट्यूड भी दे रहा था, डायरेक्शन भी दे रहा था, क्लियर है। आ गई बात समझ में। इस आर कैप को हमने ब्रेक करा, ठीक है, तो ब्रेक करा तो हमको क्या मिलेगा, आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन मॉड वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, क्लियर है। तो इसको सीधा इस कंसेप्ट को यहां पे बैठाया तो आपको मिला कि ई वेक्टर, ठीक है ना, ई वेक्टर इक्वल्स टू, देख लो ध्यान से मेरे भाई, ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, देखो यहां से आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, और यही वो वेक्टर है जिसको हमने यहां लिखा, क्लियर है। अब देखो आर क्या होता है, आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, जिसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर हाफ भी तो लिख सकते थे कि नहीं, क्लियर है। तो यहां पे आपको क्या मिला, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू यहां से रखी, आपको मिला x1 x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2, और इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया, 1 मान लिया, क्लियर है। देखो समझो, बड़ा सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा कोई ना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, 3 कंपोनेंट होंगे x y z, क्लियर है। अब x के तरफ फोर्स लगेगा, y की तरफ लगेगा, z की तरफ लगेगा, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं उड़ेगा, सब उड़ेगा, क्लियर है। तो देखिए इफ Ex, Ey और Ez तीनों वेक्टर में आर द कंपोनेंट ऑफ E के कंपोनेंट हैं along the 3 coordinate x y और z, along the 3 coordinate x y और z, तो E वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा Ex प्लस Ey प्लस Ez, और अगर वेक्टर में लिखें तो इसको लिखेंगे E वेक्टर इक्वल्स टू Ex i कैप Ey j कैप प्लस Ez k कैप। इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इसको तो 1 माने ही थे, कंपेयर कर दिया, तो कंपेयर तो करना आता है ना, यही तो काम करते आए आज तक, क्लियर है। तो Ex बराबर क्या होगा, Qx
Ex का मतलब क्या होगा, Qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर Ex बराबर Qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 3/2। सिमिलरली Ey क्या हो जाएगा, तो Qy अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 3/2। सिमिलरली Ez बराबर Qz अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 हो गया। बहुत ज्यादा मुश्किल तो था नहीं, ठीक है, नहीं समझ में आया, एक बार नजर दौड़ाओगे ना फिर से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है यार, मान लोगे तो मुश्किल है और मान लोगे तो आसान है, तो आसान ही मान लो, ठीक है। तो अगर x y और z, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको नोट, ठीक है ना, ये क्या है, नोट है, 500 के नोट पे निकाल के लिख के मुझे दे दिया करो, ठीक है। तो नोट है, नोट क्या है, अगर x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड है, ठीक है, अगर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट अगर तीनों बराबर हैं तो उस केस में देखो यार, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, बाकी सब तो बराबर है ही, बाकी सब तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 तो तीनों में है ये है। तो x y और z है ना, बताएगा कि ज्यादा होगा कम होगा क्या होगा नहीं होगा, क्लियर है। तो अगर x y z अगर तीनों बराबर है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट Ex, Ey और Ez, ये तीनों कंपोनेंट बराबर होंगे। और याद रखना है कि जब तीनों कंपोनेंट बराबर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर तीनों कंपोनेंट बराबर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। इस चीज को एकदम बढ़िया से समझ लो, जान लो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छा टॉपिक है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसी के कंसेप्ट को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल आएगा और उस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर है? तो ये समझ लो ना कि ये सब जो कंसेप्ट मैंने अभी तुमको दिया 1 और 2, ये क्या है, तो दीज आर द बेस जो आप पढ़ रहे हो, इसका बेस है ये। बेस नहीं बनेगा मकान खड़ा नहीं होगा। तो मेहनत भी करे और मकान भी ना बना पाए तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद हम लोग कंसेप्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नोट किया जाए इसको। चलिए अपने कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। 2 कंसेप्ट हम लोगों ने अभी पढ़ लिए हैं, तो तीसरा कंसेप्ट है जो कि है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, इसको पॉइंट करके लिख भी लेंगे और समझ तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि फील्ड जनरली रिफर्स टू अ क्वांटिटी। Field generally refers to a quantity that is defined at every point in the space. Field क्या है? तो field basically एक क्वांटिटी है जो कि स्पेस में हर एक बिंदुओं पे जो है वो डिफाइन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखा जाए, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस अराउंड अ सिस्टम ऑफ चार्ज, अराउंड अ सिस्टम ऑफ चार्ज, अराउंड अ चार्ज, ठीक है ना। किसी भी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें क्या देता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स अस द फोर्स अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इसी को तो टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वुड एक्सपीरियंस व्हेन प्लेस्ड एट एनी पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम। इसको ध्यान से समझिए, विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज सिस्टम को डिस्टर्ब कर दे, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू हम यूनिट ना लेकर के अगर बड़ी वैल्यू ले ले तो ये क्या करेगा, ये सोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, जिसके कारण एक्चुअल कैलकुलेशन आपकी कभी आएगी ही नहीं। समझिए इस बात को।
हम टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज बस इसलिए लेते हैं ताकि उसके कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो है वो नेग्लिजिबल मान ले, जीरो मान ले, तो एक्चुअल जो सोर्स चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है। अगर वो डिस्टर्ब कर देगा, अगर टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर दे तो एक्चुअल फोर्स जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो कभी भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को एकदम, इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। हम कहते हैं कि जो फील्ड है वो इंडिपेंडेंट है टेस्ट चार्ज के, मतलब जो फील्ड है अराउंड द सोर्स चार्ज ये टेस्ट चार्ज के ऊपर निर्भर नहीं करता है। किन बातों पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है कि सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और उस चार्ज के अराउंड मीडियम कैसा है। क्लियर है? इस पे याद रखिएगा, टेस्ट चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। ये जो फील्ड है ये फील्ड वेरी करती है पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ सोर्स चार्ज, अराउंड अ सिस्टम ऑफ चार्ज वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। हर एक पॉइंट पे इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, तो वैल्यू वेरी करती है तो इसके लिए पीछे कैलकुलेशन कर लिए है ना, फॉर्मूला पढ़ लिए है ना कि भाई कैसे वेरी करेगा, आर पे किस तरह से डिपेंड करेगा। तो हमने क्या पढ़ा कि ई इनवर्सली डिपेंड करता है आर स्क्वायर पे, 1/r² के। क्लियर है? अगला पॉइंट चलते हैं, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ ई। ठीक है, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आर, ठीक है, वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस। यही बात को मैंने फिर से लिखा है कि फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आर वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी चार्ज Q0 एंड दिस चार्ज हैज टू बी टेस्ट चार्ज। क्या है कि टेस्ट चार्ज नहीं होगा तो डिस्टर्ब करेगा, एक्चुअल नहीं मिलेगा। टेस्ट चार्ज हेल्ड एट दैट पॉइंट, और उसके लिए फॉर्मूला ये हम लोगों जो है इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं। क्लियर है? सो आईआईटी के लिए एक पॉइंट देख लेते हैं। आईआईटी के लिए इस पॉइंट को एकदम ध्यान से नोट कर लें, ध्यान से समझ लें। पॉइंट क्या है भाई? तो पॉइंट है कि व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, अगर किसी चार्ज्ड पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करें, क्या करें? एक्सेलरेट करें, तो इसका जो मोशन है, किसका मोशन? चार्ज पार्टिकल का मोशन। द मोशन, इट्स मोशन इज कम्युनिकेटेड टू अदर चार्ज्ड पार्टिकल, इट्स मोशन इज कम्युनिकेटेड टू अदर चार्ज्ड पार्टिकल इन इट्स नेबरहुड। मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल है ना और इसके आसपास में मान लो ऐसे ढेर सारे चार्ज पार्टिकल है, देखो समझो एक मेरी बात कि जैसे मान लो कि ये सब ऐसे चार्ज पार्टिकल है, ढेर सारा चार्ज पार्टिकल है, और इसमें इसका एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन हुआ उसका, तो ये क्या करेगा? ये एक्सेलरेट करेगा, तो इसका जो मोशन है दैट मोशन विल बी कम्युनिकेटेड बाय इटसेल्फ ऑन द नेबरहुड। ये अपने मोशन को कम्युनिकेट करेगा अपने नेबरहुड में। ठीक है, ये नेबरहुड अपने नेबरहुड में करेगा, ये अपने नेबरहुड में करेगा, और ऐसे कर करके पूरे के पूरे सिस्टम में, चार्ज सिस्टम में जो है जो कम्युनिकेशन है वो उस तरह से होने लगेगा। क्लियर है? ये जो जब ये मोशन करेगा, जब एक्सेलरेटेड मोशन करेगा और जब ये कम्युनिकेट करेगा तो ये ऑब्वियसली बात है कि इसको डिस्टर्ब करेगा। आगे बात समझ में? तो ये जो डिस्टर्ब करेगा तो इसी डिस्टर्बेंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। सॉरी, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से एक बार समझिएगा, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, इट्स मोशन इज कम्युनिकेटेड टू अदर चार्ज्ड पार्टिकल इन इट्स नेबरहुड इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। ये ध्यान रखना है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ठीक है, एकदम समझ लो आप लोग, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में 12th क्लास में एक सेपरेट चैप्टर भी है, और जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो आप लोगों को एक बाकायदे एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से डिस्टर्बेंस होता है और कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपागेट होती है, कैसे वो कम्युनिकेट होती है एक से दूसरे से तीसरे से चौथे में। क्लास में ये एक्सपेरिमेंट एकदम होगा, और
YouTube के लिए भी वह वीडियो में डालूंगा कि किस तरह से होता है। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा वेट करें और चैनल पे बने रहें। क्लियर है? सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये ट्रेवल करती है वैक्यूम में लाइट की स्पीड पे। अब लाइट की स्पीड तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी लो मैंने लिख दिया है। क्लियर है? 3 × 10 का पावर 8। क्लियर है? सो इसी के लिए इस सब सिग्निफिकेंस के आधार पे मैंने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ट्रीट कर सकते हैं। हम उसको ट्रीट कर सकते हैं कैसे? तो एज सोर्स ऑफ चार्ज हम इसको ट्रीट कर सकते हैं एज सोर्स ऑफ चार्ज विच इज ट्रांसपोर्टेड। ध्यान दीजिएगा, विच इज ट्रांसपोर्टेड, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है विच इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ EMW। सो EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसपोर्टेशन करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में। क्लियर है? यहां तक ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर इसको आपने अपने दिमाग में रखा, अपने जहन में रखा, एकदम याद करके रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको खास दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो बचता है वो कैलकुलेशन है, डेरिवेशन है, तो उस पर हम लोग आते हैं। क्लियर है? अब देखो, अपने पिछले वीडियो में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि इसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग भी बताऊंगा। तो इसी कंसेप्ट को करते हैं। ये जो कंसेप्ट नंबर 4, ये कंसेप्ट 4 जो है वो बोर्ड के लिए उतना जरूरी नहीं है जितना IIT के लिए है। IIT के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है, तो इसको समझते हैं। क्लियर है? देखिए कि देयर इज अ रिंग, एक रिंग है जिस रिंग की रेडियस कितनी है? A। एक रिंग है जिस रिंग की रेडियस A है। समझिए, फिर लिखना है, इस रिंग की रेडियस कितनी है? A। क्लियर है? इस रिंग के एक्सिस पे P पॉइंट पे, इस रिंग की एक्सिस से P पॉइंट पे R दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां निकालनी है? P पे निकालनी है। किसके द्वारा? तो इस पूरे के पूरे यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के द्वारा। क्लियर है? तो हमने क्या किया भाई? देखो, हमने सबसे पहले इस रिंग पे, याद करो पिछले वाले लेक्चर का, हमने क्या बोला? एक अगर हम एक एलिमेंट काट लेंगे तो उस एलिमेंट को हम पॉइंट मान लेंगे। अब पॉइंट मान लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे, तो वही चीज तो कर देते हैं। तो हमने इस रिंग पे एक एलिमेंट कंसीडर किया। ये एलिमेंट है AB, एलिमेंट है AB, और उस AB एलिमेंट का सेंटर C मान लिया। क्लियर है? आगे बात समझ में? AB हमने माना, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट AB ऑन द लूप। क्लियर है? अब इस AB की जो लेंथ है इसको DL मान लिया, यही चीज करते थे। तो इसके पास इसका लेंथ हो गया DL और चार्ज हो गया DQ। पूरे रिंग के लिए देख लो मेरे भाई, पूरे रिंग के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लैम्डा क्या होगा? Q अपॉन टोटल लेंथ। तो इस रिंग की टोटल लेंथ कितनी है बताओ? तो इस रिंग की टोटल लेंथ जो है, क्लियर है, वो टोटल लेंथ कितनी है? तो वो टोटल लेंथ है सरकमफेरेंस 2πa। ये निकल गया। तो DL लेंथ पे, DL लेंथ का जो DQ होगा, देखो समझो मेरी बात, यहां पे क्या लिखे हम लोगों ने? हम लिखा लैम्डा बराबर Q अपॉन 2πa। क्लियर है? सो इसी चीज को हम आगे लिखते हैं, देखिएगा, ठीक है ना? तो लैम्डा इक्वल्स टू DQ अपॉन DL होगा। क्लियर है? DQ अपॉन DL। तो यहां से DQ क्या मिलेगा? लैम्डा DL। और अभी लैम्डा क्या बताए थे? लैम्डा तुमको बताया था ना कि दिस इज Q अपॉन 2πa, बताए थे कि नहीं? बताया ना? तो Q अपॉन 2πa और DL हो गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ DQ। तो हमने DQ की वैल्यू यहां पे लिख दी। क्लियर है? तो DQ इक्वल्स टू Q अपॉन 2πa DL। समझ में आ रहा है? चलिए, क्लियर है? तो अब देखो क्या किया, DQ मान लिया, P पे निकालना था, तो हमने यहां से एक हाइपोटेनस बनाया।
एक लाइन बनाई और ऐसे पास कर दी, तो ये बाबू हो गया DE। क्लियर है? इसने एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है? ये यहां पे 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर आप समझो तो AOP क्या है? तो AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें से ये जो CP है, ये CP जो है वो CP क्या है? तो CP जो है वो आपका हाइपो है, हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है? हाइपोटेनस है। ये A हुआ, ये R हुआ, पाइथागोरस थ्योरम जानते ही हो, तो ये क्या हो गया? √R² प्लस A²। क्लियर है? ये जो DE हुआ, इस DE के दो कंपोनेंट होंगे ना, दो कंपोनेंट, एक DE cos थीटा, क्लियर है, along x, और एक DE y along y। तो हमने लिखा कि DE cos थीटा जो होगा वो along px होगा, और DE sin थीटा along क्या होगा? py होगा। क्लियर है? समझो मेरी बात। DE cos थीटा along px और DE sin थीटा along py, और यहां पे OP जो है वो R है, दिस OP विच इज द डिस्टेंस जहां पे निकालना है एक्सिस पे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? DE बराबर, क्लियर है, DE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन CP का स्क्वायर, और इसके दो कंपोनेंट, एक बाई DE cos थीटा, एक तो DE sin थीटा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्लियर है? तो अब देखिए CP स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं भाई। तो CP स्क्वायर की वैल्यू रख दिए, अंडर रूट में था, स्क्वायर किया, अंडर रूट खत्म हो गया, तो DE बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन R² प्लस A², और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर है? आ गई बात समझ में? देखो कहीं से दिक्कत है तो कमेंट करके बताना, फिर हम उसको अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम पहले समझाएंगे, फिर लेक्चर बढ़ाएंगे। ठीक है? तो DE जो है इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? बता ही तो रहे हैं बार बार। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो DE cos थीटा हुआ और DE sin थीटा हुआ। अब यहां पे देखो कि मैंने समेशन DE sin को 0 कर दिया। ये इसमें अगर डाउट है तो समझाते हैं पहले कि सर आपने तो कुछ किया नहीं, और डायरेक्टली जो है DE sin थीटा के कंपोनेंट को आपने क्या कर दिया? तो डायरेक्टली आपने इसको 0 कर दिया। कैसे 0? देखो इस फिगर को समझो, इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट आपको क्या करना है? तो इसके जस्ट अपोजिट एक दूसरा एलिमेंट ले लो। ठीक है? दूसरा एलिमेंट ले लिया, क्या ले ले? नाम दे देते हैं, चलो EF ले लेते हैं। बीच के सेंटर को मान लो D मान लिए। यहां से आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है? इस तरह से। ठीक है? ये हो गया D। लाइन थोड़ा टेढ़ा है तो आप समझिएगा, सीधा टेढ़ा है पर मेरा ही है। ठीक है? तो DE हो गया। अब इसके भी दो कंपोनेंट, इधर हो गया DE sin और इस लाइन पे हो गया DE cos। अब देखिए DE sin सेम अपोजिट, कैंसिल होगा। क्लियर है? समझ लो मेरी बात। और DE cos पे ऐड हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो क्या किया, यहां से एक एलिमेंट कंसीडर किया और एक खींचा, ये DE हुआ, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व किए, DE sin DE cos। जब भी आप ऐसा फिगर बनाएंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, कि जो DE sin है वो दूसरे उसके जस्ट अपोजिट के कंपोनेंट से कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है? अपोजिट कंपोनेंट से कैंसिल हो जा रहा है। कैसे? एक बार यहां पे हम समझा भी देते हैं फिर से। देखो ये मान लो रिंग लिया, ठीक है, इस तरह से समझाते हैं। ठीक है? ये रिंग लिया, इस तरह से मान लो, यहां के एलिमेंट के लिए ये D, यहां के एलिमेंट के लिए ये D, ये वाला रेडियस A, ये वाला रेडियस भी A, R तो दोनों के लिए ये कितना हो गया? R² प्लस A², R² प्लस A² अंडर रूट में। कोई दिक्कत नहीं है? चलो आ गई बात समझ में? ठीक है? ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कीजिए, DE sin थीटा
और इस लाइन पे डी कॉस थीटा, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कीजिए, डी साइन थीटा, और इस लाइन पे डी कॉस थीटा। क्लियर है? अब एक दूसरे पॉइंट से यहां ले लो और इसके जस्ट अपोजिट यहां से भी लेके देख लो, कैंसिल हो गया साइन साइन, डी साइन साइन कैंसिल हो गया। तो जो आंसर मिलेगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, दिस इज बिकॉज ऑफ द समेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। क्लियर है? डीई साइन थीटा विल गेट कैंसिल, द वैल्यू ऑफ डीई साइन थीटा, समेशन ऑफ डीई साइन थीटा इज 0, तो उसको डायरेक्टली लिख दिए और यहां पे चलो तुमको समझा भी दिए। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो रिजल्टेंट जो मिलेगा, रिजल्टेंट ई एट पी, ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट ई एट पी इज द समेशन ऑफ डी कॉस थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। कंफ्यूज नहीं करना है कि सर समेशन लिख दिए, अब कैसे करेंगे? समेशन का मतलब इंटीग्रेशन कर देना है। क्लियर है? अब आ जाओ इस फिगर में, और फिगर में आ जाओ, ठीक है, और कॉस की वैल्यू निकालो। तो देखो ये ट्रायंगल को कंसीडर करो, इस ट्रायंगल को, ठीक है, कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा क्या होता है बाबू? बेस भागा हाइपोटेनस, मतलब ओपी अपॉन सीपी। तो ओपी अपॉन सीपी, ओपी की वैल्यू कितनी है? ट्रिग्नोमेट्री से ओपी की वैल्यू कितनी है? आर है, और सीपी की वैल्यू कितनी है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ बोलो या अंडर रूट बोलो। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, हम ई निकालने के लिए समेशन करेंगे डी कॉस थीटा का। तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख लो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल यहां से उठाए हैं, समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल यहां से उठाए हैं। क्लियर है? जो जो टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, और पहले डी क्यू की वैल्यू, ये जो डी क्यू की वैल्यू आप देख रहे हो, इसको यहां से रखा है, हमने निकाल दिए हैं अभी। ठीक है? तो डी क्यू की वैल्यू यहां पे रखो क्यू अपॉन 2 पाई ए डी एल। ठीक है? समझ में आ रही मेरी बात? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस कॉस की वैल्यू यहां से रखो, कॉस की वैल्यू रख दिया यहां से। तो देखो ये वाला कॉस की वैल्यू हो गई, ये जो हुआ ना ये हो गया वैल्यू डी क्यू का, रख दिया। जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पहले ही बाहर आ गया। क्लियर है? उसके बाद Q कांस्टेंट है, बाहर आ गया। R डिस्टेंस कांस्टेंट है, बाहर आ गया। क्लियर है? 2 पाई ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये 1 और ये हाफ 3/2 हो गया, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका होगा? डीएल का। कहां से कहां तक? ओवर द इंटायर लेंथ, पूरे सर्कमफेरेंस पे तक। क्लियर है? इसको ना ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, बच्चा बोलेगा कि फिगर बनाना नहीं आता है। चलो टेढ़ा बन गया, होता है मिस्टेक। चले, तो डीएल को इंटीग्रेट किया तो ई आ गया, जो कांस्टेंट था बाहर निकाला, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या मिला? सर्कमफेरेंस मिला ना 2 पाई ए। इस 2 पाई ए से ये 2 पाई ए कैंसिल हो गया, रेस्ट ऑफ ऑल सारा रह गया। क्लियर है? तो ई क्या हो गया? क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, और ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन px के अलोंग होगी। याद रखिएगा px के अलोंग होगी, मतलब ये जो डायरेक्शन है वो अलोंग एक्सिस होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अलोंग क्या होगा? अलोंग एक्सिस होगा। क्लियर है? तो इस चीज को नोट कर लें, बढ़िया से समझ लें। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट में भी बता सकते हो, जिसके पास व्हाट्सएप है आप व्हाट्सएप पे भी पूछो, बताया जाएगा। क्लियर है? चलो ये फिगर भी समझ गए हो, तो अब ना इसके केस को समझते हैं। 2 केस को समझेंगे। ठीक है? पहला केस देखिए, समझो। फर्स्ट केस, इफ द पॉइंट lies at center,
अगर पॉइंट जो है, जो पी पॉइंट है, अगर सेंटर पे लाई करे, सेंटर पे लाई करे मतलब ओ और पी कोइंसाइड करेगा, तो ओपी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 होगी। मतलब सीधा सीधी क्या लिखे, आर 0 हो गया। आर 0 हो गया, देखो इसको, आर 0 हो गया, इस फॉर्मूला में बैठाओ, ई क्यू 0, क्यू 0, एनीथिंग इंटू 0, 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? देखो अगर सेंटर पे ले लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग इज 0। क्लियर है? केस 2 देख लेते हैं। केस 2, अगर इफ R इज मच ग्रेटर देन A, अगर ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, किससे, रिंग के रेडियस से, तो क्या होगा, ए स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड। बहुत बड़ा है तो जो छोटा है उसको नेग्लेक्ट कर दो, ए स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड। तो नेग्लेक्ट कर करके ई फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, आर तो बड़ा ही है, नेग्लेक्ट कैसे करिएगा, नहीं होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखो अब इधर आर स्क्वायर नेग्लेक्ट नहीं करेगा, ये नेग्लेक्ट कर गया, तो क्या मिला आपको, आपको मिला आर स्क्वायर का पावर 3/2। देख लीजिए ध्यान से, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, सॉल्व किए तो ये हो गया Q बाई आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो आपको मिला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at very far from the center, where we can suppose the radius to be negligible while the distance is much more than the radius। ठीक है, तो ये चीज जो है इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट अभी जो लिखा और इसके पहले, मतलब कुल 4 कंसेप्ट हमने आज के इस वीडियो में देखा। ये चारों कंसेप्ट बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए। मतलब देखो, जो आदमी इसको अच्छे से समझ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मतलब कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक ठाक 60% समझ चुका है, वो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, वो अपने दिमाग से भी, अपने मन से भी उसको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, खाली कंसेप्ट याद कर लेना है। आदमी अपने आप खुद से, तुम लोग विश्वास करो इस चीज को, खुद से तुम लोग इस डेरिवेशन को करोगे, कंसेप्ट को देखो, सुनो, समझो, अभी लिखो, और लिखने के 4 घंटे के बाद जितना भी मैंने बात बोला उसको बढ़िया से अगर सुने हो, वापस उस बात को समझते हुए वापस एक बार कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, देखोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत मुश्किल थोड़े है, आसान ही है। क्लियर है? इसको लिखिए, समझिए, एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका जो पकड़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे वो बहुत अच्छा हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन आप कमेंट में लिखेंगे उसका आंसर, और अगले वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो के कहीं बीच में करा भी दूंगा। चेक कीजिएगा कि जो आपने लिखा और जो मैंने कराया वो सही है या नहीं है। अगर सही है बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। बार बार मैं बोल रहा हूं, 12th है, मजाक लेंगे, जिंदगी मजाक में आपको लेने लग जाएगी। ठीक है, सीरियस रहिए। आईआईटी करना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, आईआईटी करना कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। मैंने आईआईटी दिया है, लगातार स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं। दिस इज योर मोटिवेशन। आप ना कर लोगे ना हो जाएगा, हाँ कर लोगे हाँ हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए। और अगले वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर लें और अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।